हेलो एवरीवन, मैं संदीप। आयुर्पक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस आयुर्पक्ष के अंक में हम दूध के बारे में बात करेंगे और आज के हमारे गेस्ट हैं अनुज जी, जो कि आयुर्वेदा के जिज्ञासु हैं। हाय। नमस्कार अनुज जी। नमस्कार सर। आज आयुर्वेदा का पक्ष है दूध के ऊपर, तो आज हम लोग दूध के ऊपर बातचीत करेंगे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि दूध क्या चीज़ है, हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दूध के बारे में पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दूध का। दूध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और दूध से जो जैसे चाय है, कॉफ़ी है या फिर चॉकलेट, आइसक्रीम और ये सभी पदार्थ दूध से ही बनाए जाते हैं। और जैसे आप देखते हैं सर, जिम कर देते हैं लोग बाग और नॉर्मल अपना जीवन भी जो भी जीते हैं, ये हर प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने वाले लोगों के लिए भी, वृद्ध अवस्था में है उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो हर अवस्था में ये आवश्यक है। तो इसी पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये दूध हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है अनुज? दूध सर हमारे जीवन में कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। जैसे दूध से ही आप देखते हैं कि बर्फ़ी है, हम देखें जनरली मिठाइयाँ हैं, सभी दूध से बनाई जाती हैं। टी लवर्स हैं, कॉफ़ी लवर हैं, तो कॉफ़ी चाय सभी दूध से बनाई जाती हैं। और दूध की जो महत्वपूर्णता है, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि बिना भोजन के व्यक्ति जीवित रह सकता है अगर वो अपनी दिनचर्या में केवल दूध ही पिए। अच्छा, सिर्फ दूध पे लोग जीवित रह सकते हैं। अगर वो भोजन भी ना खाए तो केवल दूध, इस तरह से आप महत्वपूर्ण इसकी समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। अच्छा। और जो दूध है, ये नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा बताया जाता है कि 6 महीने तक बच्चों को दूध देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए भी। वो तो पूरा निर्भर रहते हैं दूध पे, हाँ बिल्कुल, दूध पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और उन्हें जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो उनकी मजबूती में काफ़ी उस 6 महीने के दूध का ही बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहता है वो। ठीक है जी। हाँ, दूध को बैलेंस डाइट भी हम सर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम बैलेंस अमाउंट में इसमें मिलते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसे हम बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। तो अनुज जी, आपने ये दूध की तो महत्व बता दी है, तो ये दूध कितने प्रकार के होती हैं? संदीप जी देखिए, जो आचार्यों ने दूध को मूलतः 8 प्रकार का बताया है संहिताओं में, जब आप देखेंगे, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, मानुषी, हाथी और ऊंट और घोड़ी और एक भेड़ी, तो ये 8 प्रकार के दूध बताए हैं। और जिसमें दूध की जो 8 प्रकार। ठीक है, ये 8 प्रकार के दूध आपने जो बताया अनुज जी, तो क्या ये सारे पिए जाते हैं आज के ज़माने में, या फिर पी सकते हैं, या फिर पीते हैं इन्हें नहीं? पी तो आप जब आचार्यों ने बताए हैं तो मतलब पिए जाते थे, लेकिन जो आज मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे कि 3 ही मूलतः जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, गाय का है, भैंस का है और बकरी का है। तो 3 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनके बारे में जो आगे हम विस्तार में बात करेंगे तो इन्हीं दूध के बारे में करेंगे। ठीक है, तो ये गाय, भैंस और बकरी का आपने जो दूध बताया, इनकी खासियत क्या है? मतलब इन 3 की ही मतलब। देखिए, पहले मैं दूध की थोड़ी सी खासियत बताता हूँ। जैसे संहिता में लिखा है, दूध की जो संज्ञा दी है, जीव नियम रसायनम। आचार्य कहते हैं जीव नियम रसायनम। रसायन के ऊपर आपने भी जैसे एक वीडियो डाली है, तो रसायन जो है, रसायन ना ही तो भोजन है और ना ही औषधि है। अच्छा। ये इससे भी ऊपर है रसायन। रसायन जो है इनसे भी ऊपर है, क्योंकि ये बीमारी को भगाता है। रसायन में आप ले सकते हैं जैसे मुरब्बा होते हैं या फिर च्यवनप्राश होता है, इन्हें संज्ञा दी जाती है रसायन की। हाँ, तो जीव नियम रसायन, जो जीवन को शक्ति देने वाला रसायन दूध को कहा गया है। अच्छा, मतलब कि दूध को भी अजय रसायन हम मान सकते हैं। हाँ, रसायन मान सकते हैं और पूर्ण अच्छा रसायन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दूध का आपने बहुत जरूरी बात बताई कि दूध अजय रसायन भी है। हाँ। तो गाय और भैंस का दूध जो आपने अभी बताया, तो गाय भैंस के दूध में क्या फर्क है? देखिए, फ़र्क है, मैं गांव के परिप्रेक्ष्य से भी बताऊंगा और जो संहिताओं में लिखा है उसमें भी आपको बताऊंगा। गाय का जो दूध होता है ये लघु होता है, लघु हल्का होता है, पचने में आसान होता है। और इसके अगर कंपैरिजन में हम भैंस का दूध देखें तो वो थोड़ा फैट में ज़्यादा होता है। फैट, हाँ, उसे गुरु कहा जाता है, भारी। तो क्योंकि उसका इस्तेमाल भी संहिताओं में इस तरह से बताया गया है कि भैंस का दूध, आप जिसे नींद ना आती हो उसे सेवन करना चाहिए। अच्छा। जिसकी बहुत ज़्यादा जठराग्नि, जिसकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसे इसका सेवन करना चाहिए, भैंस के दूध का। तो हाँ, गाय भैंस का तो आपने बता दिया अंतर। बकरी के दूध का क्या महत्व है? बकरी का दूध तो देखिए महत्वपूर्ण है ही। हम मॉडर्न में भी देखते हैं कि किसी को टाइफाइड हो जाता है तो प्लेटलेट्स जो इंक्रीज करता है एकदम,
तेजी से वो बकरी का दूध होता है। हाँ, ये और बात बकरी का दूध तो महत्वपूर्ण है ही, और संहिता के हिसाब से देखें तो बकरी खुद भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बकरी खुद भी, तो उसको एक कहानी आती है संहिताओं में, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वहाँ पे बताया गया है कि जो बकरी होती है, अगर कोई क्षय रोग से ग्रस्त हो गया है, देखिए क्षय रोग जिसे आज हम मॉडर्न भाषा में टीबी कहते हैं, तो एक संहिताओं में पुरानी कहानी है कि एक पंडित शिव विनायक मिश्र वैद्य हुए थे। अच्छा। हाँ, आज़ादी में एक फ्रीडम फाइटर, अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, और वो बनारस के निवासी थे। अच्छा। हाँ, जैसा संहिताओं में बकरी को महत्व बताया गया है, उन्होंने वैसा ही बकरी का प्रयोग किया। अच्छा। अगर हाँ, क्योंकि क्षय रोग से अगर कोई ग्रस्त है तो उसे क्या करना है, बकरी के साथ रहना, बकरी के पास ही सोना, बकरी की मैं जो होती है उसे सुनना, हाँ, बकरी का ही दूध खाना, और बकरी का ही दूध का घी खाना, और बकरी का ही मांस खाना। तो उससे क्षय रोग, टीबी जो इतनी बड़ी बीमारी है, उससे वो खत्म हो सकती है। तो संहिता में दिया तो उन्होंने ऐसा ही अपने जीवन में धारण किया। उन्हें भी क्षय रोग थी? हाँ, क्षय रोग हो गया उन्हें जीवन के अंतिम समय में, हाँ, वैद्य शिव विनायक जी को। और उन्होंने जब ये चीज़ें की तो उन्हें एकदम बहुत अच्छे से आराम मिला उससे, और वो बिल्कुल सही भी हो गए। तो उसके परिणाम स्वरूप जो बनारस के उनके आसपास के लोग थे, वो भी उन्हें बकरिया वैद्य के नाम से कहे, हाँ, उन्हें संज्ञा मिल गई कि बकरिया वैद्य है ये। तो क्योंकि उन्होंने बकरी का खुद पे इम्प्लीमेंट करके खुद स्वस्थ हुए। हाँ, और संहिता में आता है कि वो वैद्य पंडित थे, तो उन्होंने हालांकि बकरी मांस तो नहीं सेवन करा, लेकिन उन्होंने और चीजें ली अपने जीवन में, और एकदम वो अच्छे हो गए, और क्षय रोग उनका समाप्त हो गया। अच्छा जी। ठीक है, आपने तो गाय भैंस और बकरी के दूध के बारे में बढ़िया बताया। अच्छा, मेरा एक सवाल था, ये पर्सनल सवाल है कि लोग, मतलब मैंने सुना बहुत लोग कि कच्चा दूध पीना चाहिए, गर्म करके दूध पीना चाहिए, आजकल जो पैकेट में दूध आते हैं वो प्रोसेस होके आते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है कि दूध कच्चा ही पीना चाहिए या फिर उसे उबाल करके पीना चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ संदीप जी, जो दूध के बारे में संहिताओं में बताया गया है। सबसे पहले जो गाय का दूध है, गाय भैंस और बकरी, ऐसे ही क्रम में बताऊंगा। जो गाय का बताया है, धारोष्ण दूध बताया गया है। हाँ, तो गाय का है धारा से निकला हुआ जो दूध है वो उष्ण, आपको पता होगा, गर्म होता है। हाँ, तो उसी का सेवन सर्वोत्तम आचार्यों ने बताया है। हाँ, धारोष्ण दूध। अच्छा। हाँ, जो मतलब धार से निकला, और जब वो ठंडा हुआ नहीं है, निकलते ही उसका सेवन अगर आप करेंगे तो वो सबसे ज्यादा हल्का या लघु होता है, और पाचन में भी आसान होता है। इसके बाद भैंस का बताते हैं, धारो शीत उसकी नाम बताया गया है। धारो शीत भैंस का जो दूध है, वो थोड़ा गुरु तो होता ही है, मैंने बताया, और पीने में सबसे दिफाइदी कब है, जब वो आपने काढ़ लिया है और वो रखा शीत मतलब ठंडा हो गया है। अच्छा, तो हाँ, छोड़ देना उसे, ठंडा करना नहीं, ठंडा नहीं, ना ही आपको उसे गर्म करना है, ना ही आपको उसे ठंडा करना है। रखा वो ठंडा जब हो गया है शीत, तो जब आप उसका सेवन करेंगे तो वो बहुत दिफाइदी माना गया है। फिर आ जाते हैं बकरी का दूध। जो बकरी के दूध के बारे में आचार्यों ने बताया है, उसमें कहा है कि जो आपने दूध काढ़ लिया है, उसके बाद आप उसे उबालिए। उबालने के बाद में जब आप उसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, तब उसका सेवन सबसे ज्यादा हितकर बताया गया है। अच्छा, मींस बस एक बकरी का दूध ही जिसे उबाल के पीना चाहिए। हाँ, देखिए वैसे तो हम पीते तो तीनों को ही उबाल कर हैं अपने घर में, मैंने आपको संहिताओं में बताया जैसा आचार्यों ने बताया है। बाकी तो हाँ, मींस पीने का तरीका वो असल तरीका वो बताया गया है, जैसे अपने हिसाब से फिर पी सकते हैं, उनकी पसंद है गर्म करके पिए या ठंडा करके पिए। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने तो दूध पीने का तरीका बता दिया कि हमें उष्ण दूध पीना चाहिए या फिर ठंडा दूध पीना चाहिए। ऐसा भी कुछ है कि किसी रोग में दूध पीना चाहिए में, या फिर स्वस्थ व्यक्ति, तो हमें पता है स्वस्थ व्यक्ति पीते ही है, क्या किसी रोग में पीना चाहिए, फिर किसी ऋतु में पीना चाहिए, फिक्स ऋतु होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आचार्यों ने इसकी कोई ऐसे विशेष ऋतु नहीं बताई है, और वैसे ये बताया है कि ये बहुत सारे अनेकों रोगों में दिफाइदी होता है। हाँ, ज्वर वाला व्यक्ति जिसे बुखार हो गया है या कोई भी रोग है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपका दिफाइदी होता ही है दूध। और ऋतु में भी ऋतु कोई विशेष नहीं बताई है। ये दूध ऐसी चीज़ है जो हर ऋतु में पथ्य है या फिर सेवन करने लायक है। बस ये है कि अब जो अभी ऋतु शुरू हुई है, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु में आपका जो कफ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जो पिछली शिशिर और हेमंत ऋतु है उनमें जो आपका कफ बढ़ गया है वो अब धूप के वजह से पिघलने लगता है शरीर में। अच्छा। वो क्या करता है, आपकी जठराग्नि जो है वो मंद कर देता है, और जठराग्नि मंद होने से आपके शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा। तो बस क्योंकि दूध कफ बढ़ाने वाला भी होता है, और मौसम भी ऐसा है कि आपका कफ जो है वो पिघल रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अगर 1 लीटर दूध पीते हैं तो आधा किलो पी लें। आप उसकी मात्रा को थोड़ा सा बदलाव उसमें ला सकते हैं, मगर ऐसा कभी आचार्य कभी नहीं कहा है
कि उसे नहीं पीना है। ये नित्य सेवनीय द्रव्य है कि डेली हाँ, इसका बिल्कुल सेवन बिल्कुल करना चाहिए इसका हमें? सेवन करना चाहिए। अच्छा, वो बस ऋतु के हिसाब से हमें कम या ज्यादा कर देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल ऋतु में तो कोई ऐसा आचार्यों ने खास बताया नहीं है जो मैंने पहले बताया, लेकिन इसकी उपमा रात्रि में बहुत ज्यादा बताई है। आचार्य लिखते हैं कि शशि दुग्ध सदा पिबेत। अच्छा। रात्रि में जो दूध है हमें सदा ही पीना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। कोई भी अवस्था है, बच्चा है, यौवन अवस्था में है, वृद्धा अवस्था में है, सबके लिए दूध महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि ये जैसी अवस्था है व्यक्ति की, ये उसी रूप में उसकी मदद करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, छोटा बच्चा है, उसे बल की आवश्यकता है। कोई युवा अवस्था में है, जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनकी बुद्धि को तीव्र दूर करता है। हाँ, अच्छा। जैसे युवा है, कुछ उनकी शुक्र नाश हो रहा है या फिर शुक्र की कमी हो रही है, तो उसमें दूध तुरंत शुक्र वृद्धि करता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें बताया ऐसे ये मदद करता है युवा अवस्था में। और जैसे वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं, हमारी हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा दिफाई होता है। ठीक है। सभी अवस्थाओं में इसे पीना बताया गया है। अच्छा अनुज जी, आजकल लोगों के मन में ये रहती है कि दूध पीने से मोटा होते हैं, तो वो लोग दूध पीते नहीं, पीते भी तो वो छाली हटा करके उसके ऊपर की जो मलाई होती है वो हटा करके पीते हैं। तो क्या ये सच है कि दूध पीने से मोटापा बढ़ता है? देखिए संदीप जी, ये बिल्कुल ही गलत है और लोगों के मन में मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूध में केवल 1% फैट होता है। 100 ग्राम अगर आप दूध लेंगे तो उसमें केवल 1 ग्राम फैट होगा। अच्छा जी। हाँ, और आप इसे कंपेयर में देख सकते हैं और अन्य जो पेय पदार्थ हैं, खाने वाले पदार्थ हैं, उनके मुकाबले ये बिल्कुल ही नाम मात्र है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूध से मोटे होते हैं। अच्छा। मोटे होते हैं फास्ट फूड खाने से और जो ज़्यादा चिकने पदार्थों से और इन चीज़ों से मोटे होते हैं। हाँ, दूध सेफ है। बिल्कुल दूध सेफ है। तो ठीक है अनुज जी, आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि इस दूध को लेकर आपका आयुर्पक्ष क्या है? ठीक है, मेरा आयुर्वेद का जो पक्ष है वो देखिए, दूध तो महत्वपूर्ण तो है ही, और आचार्यों ने भी इसे अमृत के समान तुल्य माना है, अमृत तुल्य माना है। तो ये बहुत ही हितकारी है, हमारे जीवन में एक अहम भाग निभाता है। और जो इसके यूजेस हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर बात की, और देखिए सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनने वाले हैं, दूध है, तक्र जिसे हम छाछ कहते हैं वो है, ये सभी अवस्थाओं में, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस्तेमाल होता है और हितकारी है। बाल्यावस्था में भी, युवावस्था में भी और वृद्ध अवस्था में भी। देखिए हम तो गांव से हैं और हमने सदा दूध पिया ही है। गाय आप देख रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारी 4-5 गाय हैं। दूध मैं बचपन से ही पीता हूँ। हमारी माताजी पहले पिलाया करती थी, तब तो हम ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त करते थे कि भाई दूध पीना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें उस समय पे इसका महत्व पता नहीं था। और अब जब हम संहिताएं देखते हैं या फिर आगे मॉडर्न साइंस देखते हैं तो हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है अब। और मैं पहले से ही दूध पीता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं इसके दूध के ही कारण मैं बताऊंगा कि मेरा खुद का ही वज़न 60 किलो होगा, और मैं 60, 65, 70 किलो तक भी वजन हम अपने खेतों में काम करते हैं, देख के मुझे लगता नहीं है दुबला पतला हूँ मैं। तो हम ऐसे, ये कहीं ना कहीं दूध की ही ऊर्जा है। हाँ, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें से एक फैक्टर दूध भी है। हाँ, जीव नियम रसायनम जो मैंने बताया पहले भी, दूध को आचार्यों ने कहा है, इसीलिए इसे रसायन भी कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस भी दूंगा कि आप सभी नित्य दूध का सेवन करें और दूध पिएं, क्योंकि ये बहुत हितकारी है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद अनुज जी। आज का आयुर्पक्ष दूध के ऊपर था। उम्मीद है आप सभी ने कुछ नया जाना और पसंद आया होगा। आयुर्वेद से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे जो गेस्ट अनुज जी थे उनके चैनल को आप एक बार विजिट कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।